हेलो दोस्तों, ये डिवाइन लेवलिंग सिस्टम मानवा एक्सप्लेनेशन पार्ट 4 है। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करें, जिससे आप हमारे चैनल के डिवाइन लेवलिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा लड़की चिढ़कर टैंक से कहती है कि वह उसके साथ अभ्यास करेगी। टैंक कहता है कि वह उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता और पूछता है कि क्या उसका पड़ोसी डर गया है, और शू को कायर न बनने के लिए कहता है। शू हंसता है और कहता है कि क्योंकि वह इतना ही पिटाना चाहता है तो मैं उसकी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। यह सोचकर कि भले ही उसके शरीर पर एक्स्ट्रा 200 किलो वजन है, लेकिन एक बिगड़ैल बच्चे से निपटने में कोई समस्या नहीं आने वाला है। टैंक अटैकिंग पोजीशन लेता है और शू उससे कहता है कि वह अटैक कर सकता है। फिर टैंक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शू उसे रोकता है और उसे पीछे फेंक देता है। टैंक कहता है कि वह बुरा नहीं था और शू को अब इस अटैक का सामना करने के लिए कहता है। ब्रॉन्ज मार्शल टेक्निक का उपयोग करते हुए वह शू की छाती पर हमला करता है। शू को लगता है कि यह तेज है, लेकिन अगर वह अपनी सामान्य स्थिति में होता तो वह आसानी से डॉज कर सकता था। हालांकि उसके ऊपर 200 किलो का वजन होने के कारण वह अटैक से बच नहीं सकता। टैंक हमला करना जारी रखता है। देखने वाले लोग कहते हैं कि टैंक जीतेगा, लेकिन लड़की को विश्वास है कि शू हारेगा नहीं। टैंक नोटिस करता है कि वह उसे अब चोट नहीं पहुंचा पा रहा है और सोचता है कि उसे स्वांग के सामने शू को हराने की जरूरत है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा। दर्शक देख रहे हैं। टैंक हमला जारी रखता है। वह शू के सीने पर मुक्का मारता है, लेकिन शू उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वह जानता है कि अगर तुम किसी को हराना चाहते हो तो तुमको हारने के लिए भी तैयार रहना होगा। टैंक डरा हुआ शू को रुकने के लिए कहता है। शू कहता है कि उसका सीनियर होने के नाते उसे सबक सिखाना होगा, इसलिए वह टैंक का हाथ तोड़ देता है। टैंक दर्द से चिल्लाता है, जमीन पर घुटने टेकता है और अपने हाथ के बारे में शिकायत करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसके मुंह पर एक लात मारता है जिससे वह उड़ जाता है। टैंक के दोस्त उसके पास दौड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। लड़का अपने चेहरे पर घावों के साथ जमीन पर बैठा हुआ कहता है कि वह शू को मार देगा। शू आगे बढ़ता है और उसे अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। प्रोटैगनिस्ट टियान के एक ही मुक्का से उड़ जाता है। प्रोटैगनिस्ट उठता है। टैंक अपने भाई से शू के दोनों हाथ तोड़ने के लिए चिल्लाता है। शू को पता चलता है कि ये स्कूल की रैंकिंग में टॉप 100 स्थान पाने वाला स्टूडेंट है। लड़का शू को मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी बांधता है और कहता है कि शू ने उसके भाई का हाथ तोड़ा है, इसलिए वह शू के दोनों हाथों का देखभाल करेगा। शू खुद में सोचता है कि उसने 100 किलो से अधिक वजन उठा रखा है और बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता। फिर उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया जाता है। स्वांग आगे बढ़ती है और टियान को रुकने के लिए कहती है कि वह उसे शू को चोट नहीं पहुंचाने देगी। टियान पूछता है कि यह बिगड़ैल लड़की कहाँ से आई है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसके चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसको मुक्के से बचाने के लिए उसे दूर धकेलता है और मुक्का शू के सीने में लगता है, जिससे शू घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। टियान कहता है कि शू अभी भी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है, भले ही वह हारने वाला हो, और उसके पास आकर कहता है कि वह उसे ठीक कर देगा। उसके ऊपर पैर से हमला करता है और कहता है कि उसके अब दूसरे हाथ की बारी है, और न केवल वह उसे पिटेगा बल्कि वह उसे बेकार कचरे में बदल देगा। तभी उन्हें रोकने के लिए एक आवाज आती है। प्रोफेसर उनके ओर दौड़ता है, लेकिन टियान हमला करना जारी रखता है। प्रोफेसर अपने स्किल का उपयोग करता है और खुद में सोचता है कि टांग फैमिली के सभी मेंबर बेशरम हैं, और आश्चर्य करता है कि वे उसके सामने किसी को अपंग करने की हिम्मत कैसे करता है। फिर वह उन्हें अलग करता है और पूछता है कि टियान क्या कर रहा है। शर्मिंदा टियान कहता है कि शू ने उसके छोटे भाई का हाथ तोड़ दिया है। स्वांग जवाब देती है कि टैंग ने ड्यूअल का रिक्वेस्ट किया था और लड़ाई के दौरान उसने एक ब्रॉन्ज मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि टैंग शू को खत्म करना चाहता था। प्रोफेसर का कहना है कि स्कूल इस बात पर चर्चा करेगा कि कौन सही है या गलत। टियान पीछे हटता है और कहता है कि शू आज बच गया, लेकिन वह हमेशा के लिए छिप नहीं पाएगा। प्रोटैगोनिस्ट उसे चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि 3 दिनों में वह उसके खिलाफ मार्शल आर्ट डुएल करेगा। प्रोफेसर उसे बेवकूफ जैसे बात ना करने के लिए कहता है, क्योंकि टियान उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मार्शल आर्ट डुएल एक लाइफ और डेथ बैटल है जो उसे मार भी सकता है। स्वांग उसे ऐसा न करने के लिए कहती है, लेकिन शू चिंता न करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या टियान चुनौती स्वीकार करता है। टियान जवाब देता है कि अगर शू उसका ओपोनेंट होगा तो वह क्यों डरेगा, और जब समय आएगा तो वह उसे सबके सामने पिटेगा। एकेडमी में लोग बात करना शुरू करते हैं कि शू टियान के साथ डुएल करना चाहता है, जो स्कूल की रैंकिंग में शीर्ष 100 में है, और शू बहुत ज्यादा पिटाने वाला है। क्लास में भी सभी यही बोल रहे थे कि शू बहुत पिटाने वाला है और ये सब एक लड़की की वजह से है। मेडिकल वार्ड में डॉक्टर उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वह उसके पूरे शरीर की जांच कर सके। शू जवाब देता है कि उसका केवल बायां हाथ टूटा है और पूरी जांच की जरूरत नहीं है। वह पूछता है कि उसने उसके हाथ पर कौन सी दवा लगाई है, क्योंकि उसका असर बहुत अच्छा है। वह उसे बताती है कि यह शियाओ फैमिली की दवा है जो हड्डियों को फिर से बनाने में मदद करती है, और उसे चेतावनी देती है कि लाइफ और डेथ ड्यूअल में प्रवेश करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि टांग फैमिली बहुत प्रभावशाली है और वह उन्हें नाराज नहीं कर सकता।
प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि यह वे ही थे जिन्होंने उसे उकसाया और पूछा कि क्या वह चाहती है कि वह बस पीछे हट जाए और घूंसे झेल ले। नर्स कहती है कि वह जानती है कि वह मजबूत है और उसे एक कार्ड देती है। शू ब्रॉन्ज लेवल मार्शल आर्ट्स स्किल कार्ड प्राप्त करके खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे ये दे रही है और कहीं यह बहुत महंगा तो नहीं है। तो डॉक्टर जवाब देती है कि यह मुफ्त है, क्योंकि उसे ये लाइब्रेरी से मिली थी जब उसकी मुट्ठी टूट गई थी। वह कहती है कि यह पंच तकनीक एक शक्तिशाली एयर ब्लास्ट पैदा कर सकती है और यह सबसे भयंकर युद्ध तकनीकों में से एक है। हालांकि अगर इसका उपयोग करते समय शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं है तो कल्टीवेटर की भुजा फट सकती है। वह अपने हाथ में एक बोतल लेती है और कहती है कि शियाओ फैमिली की दवा के साथ हड्डी और मांसपेशियों के डैमेज कोई समस्या नहीं होगी और यह उसे जल्दी से पंच स्किल का अभ्यास करने में मदद करेगी। नायक उसे धन्यवाद देता है। नर्स पास आती है और कहती है कि वह उसकी देखभाल करेगी और उसे आसानी से खत्म नहीं होने देगी। शाम के समय शू ट्रेनिंग कर रहा है और सोचता है कि उसने सुना है कि यह तकनीक दुश्मन को इंटरनल डैमेज पहुंचाता है और उनके अंगों को नष्ट करता है, लेकिन अपने करंट लेवल पर वह केवल बाहरी डैमेज पहुंचा सकता है। हालांकि दवा की बदौलत वह 3 दिनों में तकनीक में महारत हासिल कर लेता है। जल्द ही एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें कहा जाता है कि होस्ट 11वें लेवल पर पहुंच गया है। शू को लगता है कि इन पॉइंट्स के साथ वह और भी मजबूत हो सकता है। ऐसा लगता है कि फास्ट ग्रोथ पैकेज की गति भी काफ़ी नहीं है। वह पहले से ही एक्स्ट्रा वजन का आदी है, लेकिन उसकी लड़ाकू क्षमता 80% तक गिर गई है। ट्रेनिंग से थके होने के कारण वह सोचता है कि आज रात उसे मार्शल आर्ट डुएल में भाग लेना है, इसलिए वह वापस जाकर स्नान करेगा और लड़ाई की तैयारी करेगा। मार्शल आर्ट एरिना में अनाउंसर घोषणा करता है कि इस वर्ष का पहला डुएल शुरू होने वाला है और वह एरिना में खड़े 2 छात्रों का परिचय देता है। दोनों स्टूडेंट एक दूसरे को घूरते हैं और भीड़ टियान का नाम चिल्लाती है। प्रोफेसर जंग प्रोफेसर लुओ को चिंता न करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने छात्र को समझा दिया है कि शू को खत्म न करे। प्रोफेसर लुओ जवाब देते हैं कि वे अभी भी नहीं जानते कि कौन जीतेगा। अनाउंसर घोषणा करता है कि लड़ाई शुरू होती है। टियान पूछता है कि क्या शू घुटने टेक करके भीख मांगने वाला है। शू जवाब देता है कि जब तुम सरेंडर करोगे तब मैं भी कोई दया नहीं दिखाऊंगा। टियान ब्लड सील टेक्निक का उपयोग करते हुए शू पर अटैक करता है और कहता है कि यदि वह मरना ही चाहता है तो वह उसकी इच्छा पूरा करेगा। अनाउंसर कहता है कि यह बिल्कुल चौंकाने वाला हमला है क्योंकि टियान ड्यूएल के स्टार्टिंग में ही स्किल का उपयोग करके एक घातक हमला कर रहा है। शू प्रहार को रोकता है लेकिन वह घायल हो जाता है। शू अपनी गर्दन पर हाथ रखकर पूछता है, क्या यही है तुम्हारी तलवार की शक्ति? टियान जवाब देता है कि वह समझ गया है कि शू उसकी तलवार को रोक नहीं सकता और फिर से तलवार से हमला करता है। शू हमले को रोकता है लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यांग पूछता है कि क्या करना है क्योंकि शू पूरी तरह से हारने वाला है। रेड हेयर कहता है कि चिंता न करो क्योंकि टियान उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टियान ने देखा कि शू अब उसके सभी हमलों को रोक दे रहा है और वह अपनी तलवार से जो शक्ति निकाल रहा है वह गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। टियान कहता है कि वह देखना चाहेगा कि शू इसे कैसे रोकता है। शू को एहसास होता है कि यह हमला उसके रोकने के लिए बहुत शक्तिशाली है क्योंकि उसका एंगर लेवल अभी भी अधूरा है। वह अब केवल एक ही स्किल का उपयोग कर सकता है, लेकिन शू इसे ट्रम्प कार्ड के रूप में छिपाए रखना चाहता था। हालांकि वह स्किल का उपयोग करता है जिससे कई लपटें निकलती हैं। प्रोफेसर हैरान है, सोच रहे हैं कि क्या उसने इतनी जल्दी कल्टीवेशन तकनीक सीख ली है। टियान और शू एक साथ हमला करते हैं जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। शू को पीछे फेंक दिया जाता है। टियान उसे घूरता है और कहता है कि तुमने मुझको इतना मजबूर करने में कामयाब रहे, इसलिए तुम्हें मुझसे हारकर प्राउड महसूस करना चाहिए। लोग उत्सुकता से देखते हैं, शू को पुकारते हैं। उठते हुए वह उनसे कहता है कि चिंता न करें क्योंकि वह ठीक है। तभी नोटिफिकेशन आते हैं जो उसे बताए कि ग्रोथ पैकेज पूरा हो गया है और उसने 25 पॉइंट्स अर्जित किए हैं। शू थोड़ा चकित है और अपने सिर पर हाथ रखे हुए उसने एक और नोटिफिकेशन देखता है जिसमें पूछा गया है कि क्या वह फुल पावर से हमला करना चाहता है। वह अपनी ठंड के मौसम वाली जैकेट उतारता है और सिस्टम को स्ट्रेंथ और फिजिक में स्किल पॉइंट्स जोड़ने के लिए कहता है। रेड हेयर पूछता है कि शू ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और प्रोफेसर जवाब देता है कि वे कलाई, पैर और धड़ के लिए प्रोटेक्टिव ट्रेनिंग वेट्स हैं। टियान पूछता है कि वह भार के बिना ताकतवर हो जाएगा और शू उन्हें हटा देता है, उन्हें जमीन पर फेंक देता है। रेड हेयर ने देखा कि वेट काफी भारी है। शू कहता है कि यह सिर्फ एक वार्म अप था क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। टियान क्रोधित हो जाता है, यह सोचकर कि उसे शुरू से ही मूर्ख बनाया गया है। वह शू पर हमला करता है और कहता है कि वह उसे चैनल को सब्सक्राइब ना करने की कीमत चुकाएगा। वह हमला करता है लेकिन शू को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाता है। वह चौंक जाता है जबकि शू अपने भाले से जवाबी हमला करता है। टियान सोचता है कि शू की ताकत फिर से बढ़ गई है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने वजन हटा दिया था, जबकि उसकी तलवार टूटने लगती है। शू कहता है कि अभी तक उसने बहुत मजा ले लिया हमला करके, लेकिन अब उसकी बारी है। टियान जवाब देता है कि उसे डर नहीं लगता। प्रोफेसर बोलता है कि वजन हटाने के बाद शू बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लगता रहा है और रेड हेयर उसके लिए खुश होता है। यूएन चिंतित दिखता है।
शू पूरी ताकत से हमला करता है जिससे कई लपटें पैदा होती हैं। टियान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि शू जैसा कोई व्यक्ति संभवतः इतनी शक्तिशाली मार्शल तकनीक में महारत हासिल कर सके, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का स्किल आगे बढ़ना जारी रहता है। टियान अपनी तलवार उसके सामने रखता है, लेकिन वह टूट जाता है और वह पीछे फीक जाता है। जमीन पर गिरने के बाद शू उसके पास आता है, जबकि अनाउंसर पूछता है कि क्या टियान हार गया है और क्या सबसे कमजोर छात्र ने शीर्ष 100 छात्र को हरा दिया है। टियान का हाथ बुरी तरह से घायल है। वह उठता है और शू से कहता है कि वह यह न सोचे कि वह हार गया है, क्योंकि वह इतनी आसानी से नहीं हारेगा। फिर वह अपने कपड़ों के ऊपरी हिस्से को हटाता है, जिससे उसकी बांह की मांसपेशियां और विशाल बॉडी दिखाई देते हैं। शू सोचता है कि क्या वह हल्क में बदल रहा है और पूछता है कि क्या टियान इलीगल स्टेरॉयड ले रहा है। टियान कहता है कि वह शू को खत्म करना चाहता है और फिर क्रशिंग फिस्ट तकनीक से जमीन पर इतनी जोर से मारता है जिसके प्रभाव से जमीन टूटने लगती है। शू हमला करने के लिए अपने भाले के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन टियान उसे आसानी से पकड़ लेता है और कहता है कि आज उसका अंत है। वह उसे लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। शू जमीन पर जोर से गिरता है, जिससे वह घायल हो जाता है और टियान भाले के साथ आगे बढ़ता है। शू अलर्ट अपनी शटरिंग फिस्ट तकनीक का उपयोग करता है और हमला करता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। प्रोटागोनिस्ट पीछे की ओर गिर जाता है। प्रोफेसर देखते हैं और कहते हैं कि टियान ने शू को हराने के लिए अल्फा का इस्तेमाल किया। रेड हेयर पूछता है कि वह क्या है, और प्रोफेसर समझाते हैं कि जब फेडरेशन के सैनिक जंबी से लड़ते थे, तब एक दवा बनाई गई थी जो एक फाइटर के लिए जबरन ऊर्जा को अवशोषित करके थोड़े समय के लिए उनकी शारीरिक शक्ति और ताकत को बढ़ाता है। हालांकि यह इस ड्रग्स से यूजर की हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है, और एक गंभीर दुष्प्रभाव के साथ यह उन्हें जीवन भर के लिए अपंग बना देती है। रेड हेयर पूछता है कि क्या टियान पागल है जो अपंग बनने को तैयार है। प्रोफेसर कहते हैं कि चूंकि टियान ने एक बैंड दवा का इस्तेमाल किया है, इसलिए लड़ाई रोक दी जानी चाहिए। अनाउंसर को मालूम नहीं है कि क्या करना है। प्रोफेसर जंग कहता है कि स्कूल में ऐसा कोई नियम नहीं है जो लड़ाई के दौरान अल्फा के इस्तेमाल को मना करता हो। अनाउंसर सहमत होता है कि प्रोफेसर जंग सही है और घोषणा करता है कि लड़ाई जारी रहेगी। प्रोफेसर जंग संतुष्ट हैं, लेकिन प्रोफेसर लुओ कुछ नोटिस करते हैं। यह देखते हुए कि टांग परिवार के लीडर वहां मौजूद हैं, उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या स्कूल उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है और क्या वह शू को खत्म करने तक कुछ नहीं करेंगे। टियान हमला करना जारी रखता है। शू को फिर से फेंक देता है, कहता है कि हथियार के बिना शू उसका मुकाबला नहीं कर सकता और उसकी क्रशिंग फिस्ट तकनीक सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक है। जमीन पर लेटा शू उठता है और पूछता है कि टियान को क्या लगा कि वह केवल भाले का इस्तेमाल कर सकता है। फिर वह तेजी से टियान की ओर बढ़ते हुए फ्यूरी डिस्चार्ज एबिलिटी, या हम कहें तो एंगर पावर को सक्रिय करता है। टियान कहता है कि वह उसे कम आंक रहा है और वे क्लोज बॉटल करते हुए आमने सामने हो जाते हैं। देखने वाले आश्चर्यचकित हैं कि क्या बैंड दवा का उपयोग करने वाले टियान को लाभ नहीं होना चाहिए। गुस्से में टियान सोचता है कि शू ने उसको स्टेरॉयड लेने के लिए मजबूर किया और फिर भी वह उसे हरा नहीं सकता। शू ने देखा कि वजन हटाने के बाद उसकी क्षमता बढ़ गई है और उसे लगता है कि उसकी शैटरिंग फिस्ट मजबूत हो रही है। टियान कहता है कि उसका मुक्का मारने की तकनीक ज्यादा शक्तिशाली है। शू सोचता है कि वह अब अपनी असली तकनीक दिखाने वाला है। दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं और शू टियान पर हमला करता है। टियान कहता है कि उसकी त्वचा बहुत मजबूत है और सवाल करता है कि क्या शू का कमजोर मुक्का उसे कोई नुकसान भी पहुंचाएगा। शू जवाब देता है, पूछता है कि मजबूत होने में क्या समस्या है, क्योंकि वह इंटरनल ऑर्गन्स पर हमला कर रहा है, जिससे टियान दर्द में चीखता है। स्टैंड में मौजूद लोग शू के तकनीक को पहचान लेते हैं और आश्चर्य में कहते हैं कि क्या शू को खत्म नहीं हो जाना चाहिए था, या उसे कम से कम अपने दोनों हाथ खो देने चाहिए थे। अपने घायल हाथ के साथ जमीन पर घुटने टेके हुए टियान को आश्चर्य होता है कि शू ने केवल 3 दिनों में इस तकनीक में कैसे महारत हासिल कर ली। शू जवाब देता है कि यही रियलिटी है और वह जीत गया है, लेकिन टियान हार नहीं मानता और फिर से उस पर हमला करने का प्रयास करता है। शू ब्लॉक करता है और कहता है कि क्योंकि टियान मरना ही चाहता है, इसलिए वह उसकी इच्छा पूरी करेगा। अचानक कोई अपनी शक्ति का उपयोग करता है और शू को बिना टच करे दूर फेंक देता है। प्रोफेसर और स्टूडेंट्स चिंतित होकर दौड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या शू ठीक है। बाय कहता है, टांग परिवार के किसी व्यक्ति को खत्म करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शू जवाब देता है कि टांग परिवार के सदस्य मार्शल आर्ट बॉटल में भी अन्य परिवार के सदस्यों की मदद पर निर्भर हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि दोनों पक्षों ने लड़ाई से पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बाई कहता है कि वह लड़के को याद रखेगा। शू सिर्फ उसे घूरता है। आंसर घोषणा करता है कि शू इस लड़ाई का विजेता है और अब स्कूल के रैंकिंग में टॉप 100 में शुमार है। अगले दिन कोई शू के दरवाजे पर दस्तक देता है और पूछता है कि वह कब तक सोने वाला है, क्योंकि पहले से ही लगभग 11 बज चुके हैं। शू जवाब देता है कि वह उठ रहा है। वह दरवाजा खोलता है और प्रोफेसर से पूछता है कि क्या हुआ और वह इतनी जल्दी में क्यों है, क्योंकि वह पिछली रात की लड़ाई के बाद बहुत थक गया है। लुओ कहते हैं कि उनके पास अच्छी और बुरी खबर है और पूछते हैं कि शू पहले कौन सी सुनना चाहता है।
शू कहता है कि वह पहले बुरी खबर सुनेगा। प्रोफेसर कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे बताते हैं कि स्कूल उसे दंडित करना चाहता है। शू पूछता है कि उसे ही क्यों दंडित किया जा रहा है। लुओ समझाते हैं कि टैंग परिवार अकादमी के मुख्य शेयर होल्डर में से एक है और इस बार तुमने टैंग की कलाई तोड़ दी है और टियान को लगभग मार डाला था। उनके जैसे हाई स्टेटस वाले लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा अपमान है। चूंकि टियान ने मार्शल आर्ट की लड़ाई के दौरान सभी के सामने ड्रग्स का सेवन किया था, इसलिए टांग परिवार लड़ाई के बारे में कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए उन्होंने इसे बुलिंग का केस बना दिया और स्कूल पर दबाव डालने और सजा मांगने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। शू अपनी मुट्ठियां भींचता है और उन्हें कोसता है, फिर पूछता है कि सजा क्या है। लू जवाब देता है कि सजा सैनिकों के साथ जाना और शाइनिंग फोर्ट्रेस में एनुअल एक्सटरमिनेशन अभियान में भाग लेना है। उस स्थान के बारे में बताते हैं कि वहाँ एक परमाणु दुर्घटना हुई थी जिसने मनुष्यों और सैनिकों को म्यूटेंट बीस्ट में बदल दिया, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो आसपास के क्षेत्रों को खतरे में डाल देती है। शहर हर साल सैनिकों के साथ एक ऑपरेशन शुरू करता है। शू को आश्चर्य होता है और सोचता है कि क्या वहाँ पे जंबी और जानवर और भी मजबूत और अधिक संख्या में होंगे। फिर तो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। शू जाने के लिए सहमत हो जाता है और प्रोफेसर उसे चेतावनी देता है कि यह कोई मजाक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मरने का चांस 70% से अधिक है। हालांकि वह शू को भरोसा दिलाते हैं कि वह सज़ा कम करने में मदद करेगा। शू कहता है कि उसने अपना डिसीजन ले लिया है और पूछता है कि अच्छी खबर क्या है। प्रोफेसर चौंक जाते हैं, फिर अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाल के एक कार्ड निकालते हैं और कहते हैं कि वह लगभग भूल ही गए थे। वह एसयू को पावर रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाने के लिए बधाई देते हैं और रिवॉर्ड में एक्सप्लोसिव स्टॉर्म फ्लो स्किल कार्ड देते हैं। शू खुश होता है, कहता है कि यह एक सिल्वर मार्शल स्किल कार्ड है और उन्हें धन्यवाद देता है। प्रोफेसर बताते हैं कि यह रूबी द्वारा बनाई गई आखिरी तकनीक थी जो केवल 1 सेकंड में 100 बार हमला करने में कैपेबल है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। हर कोई इसको मास्टर नहीं कर सकता। शू कल्पना करता है कि 1 सेकंड में 100 बार हमला करना कितना मजेदार होगा। प्रोफेसर शू के कंधे पर थपथपाते हुए कहते हैं कि उसमें बहुत तेजी से सुधर हुआ है और उसमें बहुत काबिलियत है। वह जोर देकर कहते हैं कि शू को मिशन से बचकर जिंदा वापस आना होगा। शू उनको भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वह निश्चित रूप से जिंदा वापस आएगा। जिसके बाद शू चला जाता है और सोचता है कि पिछली लड़ाई ने उसके कपड़ों को डैमेज कर दिया था, इसलिए उसे नए सेट खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे। वह सोचता है कि क्या सेना कपड़े देगी। अचानक कोई उसके पास आता है, उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शू तेजी से नीचे झुक के बच जाता है और पूछता है कि वहाँ कौन है। एक ग्रुप आगे बढ़ाता है, उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उन्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। शू देखता है कि वे सभी रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट हैं। वह सोचता है कि क्या वे उसे एक्सपीरियंस पॉइंट देने के लिए यहाँ आए हैं। वह पूछता है कि क्या वे उसे यहाँ छूने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि यह शहर का एक मार्केट है। गंजा व्यक्ति कहता है, समस्या क्या है? हम शहर में हैं। अगर हम इसे जल्दी और सफाई से करते हैं तो कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। गंजा आदमी ब्रॉन्ज लेवल स्किल पियर्सिंग नाइफ का उपयोग करके हमला करता है। शू जवाब देता है कि लगता है उन्हें विश्वास है कि वे उसे हरा सकते हैं। वह शैटरिंग फिस्ट का यूज करता है, जिससे गंजे आदमी की बांह में चोट लगती है और वह दर्द से चीखता है। शू उसे बताता है कि अगर वह किसी को खत्म करना चाहता है तो उसे खत्म होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गंजा आदमी उससे इंतजार करने और बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाने की कोशिश करने की विनती करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के शू एक मुक्का मारता है, जिससे गंजे आदमी का सिर फट जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। नोटिफिकेशंस आती है जो उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने के बारे में बताती है और ग्रुप के बाकी लोग चौंक जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि शू ने गंजे आदमी को सिर्फ एक मुक्का से मार दिया। पीले बालों वाला उन्हें एक साथ हमला करने के लिए कहता है और वे शू पर हमला करते हैं, लेकिन शू की स्पीड बहुत बरस चुकी है और पलक झपकते ही उनमें से 2 को एक ही वार में मार देता है और अधिक एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करता है। बाकी के 2 डर जाते हैं और कहते हैं कि शू बहुत ताकतवर है और उन्हें जल्दी से भागना चाहिए। शू चौंक जाता है क्योंकि वे बहुत तेजी से भाग गए और सोचता है कि उन्हें उसे खत्म करने के लिए किसने भेजा होगा। उसका मानना है कि यह टांग परिवार हो सकता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति गुस्से में है और चीजें इधर उधर फेंक रहा है और एक नाराज महिला आती है जो कहती है कि 5 रैंक एक मार्शल आर्टिस्ट ने एक ट्रेनी मार्शल आर्टिस्ट पर जानलेवा हमला करते हैं और उनमें से 3 को मार दिया जाता है। दोनों व्यक्ति घुटने टेकते हैं, माफी मांगते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चा इतना ताकतवर होगा, क्योंकि उसने उन्हें कुछ ही मुक्कों में मार दिया। महिला पूछती है कि उन्होंने शहर में किसी को मारने की हिम्मत कैसे की, यह सोचकर कि क्या वे टांग फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अंदर आता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। वह महिला से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि अगर वह इस तरह से व्यवहार करेगी तो कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि क्या हुआ। वह उससे कहता है कि अगर उसने लाशों को जल्दी से साफ नहीं किया होता तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आसानी से पता लगा लेती कि वे जिम्मेदार थे। महिला जवाब देती है कि वह अपने 2 बेटों को अपमानित होते हुए नहीं देख सकती और कई बिना मतलब की बातें कहने लगती है।
मैडम कहती है कि शू की वजह से ही उसके बेटे को अंत में अल्फा ड्रग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन भाई कहता है कि उसने खुद ही ऐसा किया क्योंकि उसे पता था कि दवा के रिजल्ट क्या होंगे और फिर भी उसने इसका इस्तेमाल करना चुना। वह आगे कहता है कि अब इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही स्कूल पर उसे पनिशमेंट करने के लिए दबाव डाला है। उस जगह पर 70% मृत्यु दर है और अगर यह बढ़ भी जाए तो उसे कोई परवाह नहीं है। अगले दिन सभी सैनिक रोल कॉल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ओयांग पूछता है कि क्या वह शू है। वह जवाब देता है कि वह शू है और नोटिस करता है कि यह सैनिक एक और मार्शल आर्टिस्ट है जिसका ताकत और लेवल सिस्टम द्वारा पता नहीं किया जा सकता है। ओयांग कहता है कि सभी के लिए सतर्क रहना और तैयार रहना बेहतर है। उम्मीद है कि हर कोई इस मिशन से जिंदा बच जाएगा। बड़ा आदमी पूछता है कि क्या प्रोटोगोनिस्ट खो गया और गलती से यहाँ पर पहुंच गया। लीडर सभी को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि इस बार स्टारशाइन सिटी 4 टीमों को बदलेगा जिसमें कुल 40 पार्टिसिपेंट्स शामिल होंगे जो शिकार करेंगे। बड़ा आदमी शू की ओर इशारा करता है और कहता है कि वे केवल 39 मार्शल आर्टिस्ट हैं क्योंकि उसके बगल में ये छोटा बच्चा उनके जैसा नहीं दिखता है और लोग उसके मजाक पर हंसते हैं। लीडर उसे और जो लोग हंसते हैं उन्हें आगे बढ़कर झुकने और 100 का भुगतान करने के लिए कहता है। लीडर प्रोटोगोनिस्ट के पास जाता है और कहता है कि चाहे वह अकादमी का छात्र हो या नहीं, क्योंकि वह मिशन में भाग ले रहा है इसलिए वे दोनों एक जैसे हैं। उसे हमेशा सतर्क रहने के लिए कहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट में बताएं, आपकी राय जानकर खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं इसके वीडियो के अगले पार्ट में।